दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था और इतना बड़ा जीनियस कि वो हजारों साइंटिस्ट से अकेला दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर सोच भी नहीं सकते, उस चीज को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा भी, सोचा भी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी दिमाग की इतनी सोचने और समझने की शक्ति को देखते हुए लोगों को ये लगता था कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है जो कि हमारे नॉर्मल इंसानों के दिमाग से काफी ज्यादा पावरफुल है। और शायद ये बात आइंस्टाइन को खुद भी पता थी, इसीलिए वो ये चाहते थे कि इनके मरने के बाद इनके किसी भी बॉडी पार्ट पर रिसर्च ना की जाए। और जहाँ तक इन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इनके मरने के तुरंत ही बाद इनकी बॉडी को जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और फिर ऑटोप्सी के लिए, यानी कि किस कारण की वजह से मौत हुई है, ये जानने के लिए जो डॉक्टर आया था उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिरकार है क्या। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे, जिनको कि ये काम के डर से ज्यादा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था कि आखिरकार इस ब्रेन में है क्या। कुछ दिनों बाद जब उस हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता लगा तो उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से उनके ब्रेन पर स्टडी करने की परमिशन ले लेते हैं, ताकि वो आइंस्टाइन के ब्रेन की सारे उन खूबियों को पूरी दुनिया के सामने ला सके। और इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का काफी लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। उनको ये लग रहा था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब हालत ये थी कि अब वो जॉबलेस तो थे ही और अब उनके पास पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट भी नहीं थी। आइंस्टाइन का ब्रेन, जो कि डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इस ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहाँ पर उन्होंने ब्रेन की काफी सारी फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व कर दिया और उन जार्स को अपने बेसमेंट में छुपा दिया। और इस चीज को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी वाइफ से काफी बार झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि वो डॉक्टर हार्वी को हमेशा ये धमकी दिया करती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर फेंक देगी। और एक दिन ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन दोनों को डिवोर्स लेकर अलग अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को लेकर विचिटा शहर चले गए, जहाँ पर वो एक बायोलॉजिक टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और वहाँ पर वो अपने खाली टाइम में उस ब्रेन पर रिसर्च करा करते थे, जिसके बाद वो इस ब्रेन को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग जॉब करने लगे। कई साल बीत गए, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए और उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया था। और अब हालत ये हो गई थी कि अब उन्हें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। और फिर पहली बार उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया कि वो इस ब्रेन को दुनिया के अलग अलग बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। और जिसके बाद उन्होंने ये किया भी। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर एक स्टडी पब्लिश की गई और जिसकी 28 सालों बाद तक इस ब्रेन पर दुनिया भर के कई न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडी पब्लिश की, जिसमें कि ये बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन किसी नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी ज्यादा अलग था। और सबसे बड़ा डिफरेंस कॉर्पस कोलोसम हिस्से में पाया गया। हम ये बात तो जानते हैं कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और जो राइट ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग का लेफ्ट हिस्सा बोलने, सोचने, मैथ की कैलकुलेशन करने या फिर लिखने पढ़ने में ज्यादा एक्टिव होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, शेप को पहचानने, आर्ट या फिर म्यूजिकल स्किल्स में एक्टिव होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब इन सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम होता है। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप टाइपिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारे लेफ्ट हैंड टाइप कर रहा है और कुछ अल्फाबेट राइट हैंड। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हुई तो हमारा राइट हैंड तुरंत बैक स्पेस दबाकर उस गलती को ठीक कर देगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट ब्रेन ने जैसी कोई मिस्टेक करी तो उसने तुरंत राइट ब्रेन को सिग्नल दिया और उस गलती को ठीक करवाया। जिस हिस्से से ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उस हिस्से को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम नॉर्मल इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था।
था, यानी कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन काफी मुश्किल प्रॉब्लम और सिचुएशंस को इमेजिन कर पाते थे। कॉर्पस कैलोसम के अलावा भी आइंस्टाइन के ब्रेन का पेरिटियल भी आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग था, और ये मानना है कि इसकी वजह से आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन्स का काफी अच्छा फ्लो था। न्यूरॉन्स का फ्लो होने का मतलब है कि ये मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े से बड़ी मैथमेटिक प्रॉब्लम को बिना पेन पेंसिल के अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की ताकत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उनके ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जबकि एक आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। और रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि इनके ब्रेन की लाइनिंग भी काफी ज्यादा पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं था कि क्या आइंस्टाइन का ब्रेन शुरू से ही ऐसा था या फिर पैदा होने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं। रिसर्च करने पे पता लगा कि आइंस्टाइन जब 5 साल के थे तो वो 5 साल तक बोल ही नहीं पाए थे, जहाँ पर कि एक नॉर्मल बच्चा 2 से 3 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देता है। और जब उन्होंने बोलना भी स्टार्ट किया तो तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे और वो अपनी सोच में गुल रहते थे। वो चीजों को मेमोराइज बहुत कम कर पाते थे, जहाँ तक कि वो मैथ्स के टेबल भी याद नहीं कर पाते थे। वो नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उस चीज को रट्टा मारने के। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन सभी सब्जेक्ट में फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस ही एक ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कि वो क्लास में टॉप थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो उनकी एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके घर पर भूल गए, और दोस्तों सिर्फ एक दिन के अंदर आइंस्टाइन ने अपने सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ 14 साल की उम्र में आइंस्टाइन इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी ज्यादा ग्रिप थी कि जब भी ये क्लास में हाथ उठाते थे कोई भी डाउट पूछने के लिए तो इनके टीचर घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल टीचर के दिमाग से भी कई बार ऊपर जाते थे। छोटी सी उम्र से ही वो पूरे यूनिवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन के अंदर बंद करना चाहते थे, और इसी को ही इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसके लिए इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी की हाईएस्ट रैंक देने के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। आप आज बैठकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आइंस्टाइन की वो थीसिस ना होती तो आज हमारी साइंस अधूरी होती। कई डॉक्टर और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का दिमाग पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से उस जवाब को तलाशा करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से उनका दिमाग उसी हिसाब से ट्रेंड होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के दी मटर म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसको कि बड़े ध्यान से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में रखा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन की डेथ कौन से हॉस्पिटल में हुई थी, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है। जो भी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका नाम मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा इस तरह। और दोस्तों अगर आपको इजिप्ट में मौजूद द गीजा पिरामिड के बारे में जानना है तो मैंने इस वीडियो के आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक दे रखा है। और अगर आपको आई बटन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब और फेसबुक में जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #72 टेक फैक्ट TV। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।